हेलो गाइस। मेरे पास एंगेजमेंट ऐप में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। जब वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो मैं पेन टैप कनेक्ट करके वीडियो शेयर कर रहा हूँ तो फिर ऐप अपने आप बंद हो जा रहा है। तो मैंने वही कंप्लेंट किया था, तो अभी वो बोल रहे हैं कि एक अपडेट आएगा, अगला अपडेट आएगा तो फिर ठीक हो जाएगा ये सब इशू। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करने वाले थे मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया का हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। एंड सो we will try to cover this entire thing in this week. Like अभी आज फ्राइडे है तो हम लोग कल 2 दिन अच्छा खासा टाइम मिलेगा और फिर अगला वीक भी मिल रहा है। तो टाइम अच्छा खासा है और हम लोग जो बुक्स फॉलो कर रहे हैं वो ऑब्वियसली लूसेंट होगा, जो कि मतलब वो तो बेसिक हो गया, मतलब वो लास्ट में अगर आपको रिवाइज करना हो तो वो बेस्ट बुक है लूसेंट। और अभी हम लोग जो मेन बुक फोकस करेंगे वो राजीव अहीर का जो मॉडर्न इंडिया का जो बुक है, वो दैट विल बी द बेस। एंड ऊपर से और भी बहुत कुछ है, मतलब उसको अच्छे से कवर करेंगे, कुछ कुछ ऑनलाइन सोर्सेज से भी रेफर करके, मतलब वी विल मेक अ वेरी गुड, वी विल कवर एवरीथिंग इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। क्या हो रहा है कि 1498 का वक्त है अभी, तो उस वक्त क्या हो रहा है कि अब यूरोपियन इन्फ्लुएंस आ रहा है इंडिया में। जैसे अभी तक क्या हो रहा है, क्या हमने देखा था कि पहली बार 712 में एक मुस्लिम इन्वेडर इन्वेडर आ रहा है, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, उसके बाद फिर कैसे कैसे दिल्ली सल्तनत बनी, फिर मुगल्स आए। ठीक है, वो एक टाइम, वो एक फेज। वो लोग लेकिन कैसे आए? वो लोग आए वाया लैंड। ठीक है, वो लोग जमीनी रास्ते से आए, ठीक है, लैंड रूट्स से आए वो लोग। ठीक है, लेकिन पहली बार कोई समुद्री रास्ते से इंडिया आता है और इंडिया पे कैप्चर भी करता है। ठीक है, इंडिया के टेरिटरीज को कैप्चर भी करता है, तो वो होते हैं यूरोपियंस। ठीक है, तो कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, मतलब 326 में अलेक्जेंडर आया था, वो लास्ट यूरोपियन था। उसके बाद सीधे पुर्तगाली आ रहे हैं, सीधे पोर्टुगल्स आ रहे हैं, पोर्टुगीज आ रहे हैं 1498 में। वास्को ड गामा आ रहा है। ठीक है, तो वास्को ड गामा जब आया तो उसका मोटिव नहीं था इंडिया पे रूल करना। ठीक है, उसका मोटिव इंडिया पे रूल करना नहीं था, उसका मोटिव था ट्रेड करना। ठीक है, लेकिन ग्रेजुअली विद टाइम दे सॉ कि यहाँ पर तो मतलब उतना यूनिटी नहीं है। और इवन जो मतलब वो लोग जो भी फैसिलिटीज अवेल कर पा रहे हैं, तो एज अ ट्रेडर अवेल कर पा रहे हैं। अगर वो लोग इस पे रूल करेंगे, वो सोच रहे हो ना टैक्स देना होगा, फिर रूल्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, तो बहुत फायदे हो जाते हैं अगर आप रूल करने लगते हो किसी एरिया पे। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे फ्रॉम रूलर्स, हाउ द यूरोपियंस शिफ्टेड इनटू बिकमिंग रूलर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो जो ग्रेजुअल शिफ्ट था उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले तो पुर्तगाली आते हैं, पोर्टुगीज आते हैं। पोर्टुगीज के बाद फिर डच आते हैं, डच और ब्रिटिश थोड़ा पैरेलली आते हैं। ठीक है, डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर डेन्स आते हैं। ठीक है, डेनमार्क डेनमार्क के लोग आते हैं वो, लेकिन वो लोग बहुत मतलब वो लोग ब्रीफ टाइम के लिए आते हैं, ब्रीफ एरिया ही पे कवर कर पाते हैं। फिर फ्रेंच लोग आते हैं, एंड फ्रेंच लोग भी आते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम वो लोग चले जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको लाइक ब्रिटेन इमर्जेस एज द पावर सेंटर ऑफ यूरोप इन इंडिया। ठीक है, जो अंग्रेज रहेंगे वो पूरे इंडिया पे रूल करेंगे। तो कैसे, मतलब ये सब चीजें कैसे होती हैं, मतलब हाउ ब्रिटेन बिकेम द अल्टीमेट चैंपियन, उनके पास क्या रिसोर्सेस थे और फिर बाकियों के पास क्या ऐसा नहीं था। इन सब पे हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कैसा क्यों था, लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे तो याद भी रहेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आई विल नाउ ओपन द व्हाइट बोर्ड। आई होप द ऐप डजंट क्रैश एनीमोर। हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारे जो पहले यूरोपियंस आते हैं वो कौन थे। तो वो थे पुर्तगाली। तो उसके पहले मतलब पोर्टुगल्स कैसे आ रहे हैं, लाइक एक लाइक उनका, तो सबसे पहले एक वहां का एक किंग था, प्रिंस था, प्रिंस हेनरी। ठीक है, प्रिंस हेनरी, इसका सपना था कि मतलब हम लोग इंडिया पे, मतलब इंडिया तक पहुंचना है। एंड लाइक इट वॉज हिज ड्रीम कि ईस्ट इंडिया का जो ईस्ट एशिया है ना, ईस्ट एशिया में रूल करना। ठीक है, लेकिन ये 1454 तक रहते हैं पुर्तगाल के, उसके बाद डेथ हो जाती है इनकी, तो इनका सपना पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, उसके बाद यूरोप में उस वक्त दो पावर सेंटर्स थे।
एक था हमारा पुर्तगाल और एक था हमारा स्पेन, ठीक है। ब्रिटेन ये सब थोड़े टाइम के बाद, मतलब एक आध सेंचुरी के बाद वो लोग पावर सेंटर बनते हैं, ठीक है। फिर फ्रांस भी था, लेकिन फ्रांस यूरोप में ही इन्वॉल्व था, यूरोप में ही वॉर कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो एक्सप्लोरेशन थे, जो ये जो 15th सेंचुरी के जो एक्सप्लोरेशन हैं, वो दो नेशंस में, मतलब ये दोनों शिप बिल्डिंग और ये सब में बहुत ही एक्सपर्ट थे, ठीक है, पोर्टुगल और स्पेन, ठीक है। तो 1487 में 1487 में एक एक इंसान है जिसका क्या नाम है, बार्थोलोम्यू दियाज, ठीक है। तो जो बार्थोलोम्यू दियाज है, इसने केप ऑफ गुड होप खोजा, ठीक है। तो केप ऑफ गुड होप क्या होगा, आप लोग को मोस्टली पता भी होगा। केप ऑफ गुड होप ना साउथ अफ्रीका का तट है, ठीक है। केप ऑफ गुड होप साउथ साउथ अफ्रीका का, जैसे कि अगर मान लो आप अफ्रीका का मैप देखते हो ना, ऐसे करके मान लीजिए अफ्रीका है, ठीक है। ये अफ्रीका है, और इधर तो यूरोप आप जानते ही हो, इधर मेडिटेरेनियन सी है, और ऐसे करके ये जो ऐसे करके स्पेन ये मिलता है, ये स्पेन है, ये स्पेन है, ठीक है। और ऐसे करके पोर्टुगल अभी ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। ये पोर्टुगल बीच में ये सब यूके वगैरह है, ठीक है। तो एक तो पोर्टुगल ऐसे ऐसे निकल रहे हैं, और एक स्पेन ऐसे निकल सकता है, राइट। तो जो ये है बार्थोलोम्यू डियाज, ये जो है ये पोर्टुगल का है। और ये क्या होता है, ऐसे रास्ता करके ऐसे करके ये यहाँ तक आ जाता है, मतलब ये जो केप ऑफ गुड होप, ये अभी अभी इसका नाम है केप टाउन, ठीक है। ठीक है, केप टाउन अभी इसका नाम है, प्रेजेंट डे साउथ 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 अफ्रीका का ये सिटी है, ठीक है। तो ये यहाँ तक पहुंचता है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन तब भी इसको आइडिया हो जाता है कि मतलब इसके बाद जो होगा, मतलब हम लोग वापस ये एशिया ही जा सकते हैं। लेकिन अब एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब इधर इधर के समुद्र के का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है ये लोग को, तो आगे जाना बहुत ही रिस्की होता था उस वक्त। तो अगली बार ये लोग जब डिसाइड करता है कि अगली बार जब हम लोग आएंगे तो थोड़े एक्सपीरियंस के साथ आएंगे, जो एशिया को एक बंदे को लेकर आएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ ये लोग प्लान करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक और इवेंट होता है, जो कि होता है 1497 में, ठीक है। ये लोग होता है, इसका नाम है ट्रीटी ट्रीटी ऑफ टोरदेसिलास, ठीक है। ट्रीटी ऑफ टोरदेसिलास। तो ट्रीटी ऑफ टोरदेसिलास क्या है, तो ये ट्रीटी होता है कि एक एरिया है, एक केप वर्डे एक एरिया है अटलांटिक ओशन, मान लो कि जो हमारे मैप देख रहे हैं लास्ट पेज में, तो यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं लोग अपने मन से, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं, और केप वर्डे एक आइलैंड है केप वर्डे, ठीक है। तो एक आइलैंड मान लो कि ये है केप वर्डे, ठीक है। तो ये लोग लाइन खींच देते हैं केप वर्डे नाम से, और कहते हैं कि जो केप वर्डे है उसका वेस्ट साइड, इस पे स्पेन, मतलब ये स्पेन का है। और ईस्ट साइड पे, मतलब जो जो समुद्री ट्रैवल्स होंगे ना, ये लोग जो वॉयजेस पे निकलेंगे, ये लोग जो एक्सप्लोरेशन वॉयजेस पे निकलेंगे, तो उसमें वेस्ट में निकलेंगे स्पेन, और ईस्ट में निकलेंगे पुर्तगाली, ठीक है। तो पोर्टुगल्स निकलेंगे, मतलब समझ रहे हो, इसके ईस्ट साइड, मतलब इधर साइड अब पोर्टुगल्स निकलेंगे, और इस तरफ जो भी एक्सप्लोरेशन करना हो वो स्पेन करेगा, ठीक है। अब ये लोग अपने से डिसाइड कर लिए भाई, ठीक है। तो ये लोग बेसिकली ये ट्रीटी ऑफ टोर्डेसलास क्या है, तो इट इज अ ट्रीटी विच डिवाइड्स द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड इनटू टू हाफ्स, ठीक है। कि केप वर्डे का जो वेस्टर्न हाफ है, केप वर्डे से जो वेस्टर्न हाफ है, इस लाइन के जो वेस्टर्न हाफ है उस पे स्पेन का राज है, मतलब उस पे स्पेन अपने एक्सपेडिशंस कर सकता है, जहां मन वहां जा सकता है। और जो इसका ईस्टर्न पार्ट है, वहां पर पोर्टुगल जहां मन वहां जा सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। फिर फाइनली 1498 में जो ये है, मतलब 1498 के भी 17th मई को वास्को ड गामा वास्को ड गामा पहुंच जाते हैं कैलीकट पे, ठीक है। ये कैलीकट को पहुंचते हैं इस दिन को, और इसको एकदम ग्रैंड वेलकम करता है कौन, जेमोरिन,
ठीक है, जैमोरिन, जैमोरिन वाज अ किंग ऑफ केरला, ठीक है, केरला का एक किंग है, और ये ग्रैंड वेलकम देता है। क्यों देता है भाई? अब देखो यूरोपियन है, एंड हम लोग ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, मतलब इंग्लिश, इवन अभी भी व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश, तो अगर गाँव में जाते हो ना कभी आप, या फिर कोई वैसे चाचा वाचा है, दे विल बी वेरी हैप्पी, वो लोग बहुत खुश हो जाएंगे, अरे भाई मेरा मतलब इंग्लिश कितना अच्छा बोल रहा है, फराटीदार बोल रहा है, लाइक तो उस वक्त भी वही था। ये क्या हुआ, लाइक द किंग वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द ट्रेडिशन एंड द कल्चर ऑफ पोर्टुगल्स, ठीक है, ग्रैंड वेलकम दिया गया उनका, उनको, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो जो वास्को ड गामा थी ना, इनका जो पायलट था, जो पायलट था शिप का, ही वो तो गुजराती, ये गुजराती था, ठीक है, अब्दुल माजिद, अब्दुल माजिद वो था पायलट। और शिप का नाम क्या था? शिप का नाम क्या था? साओ गाब्रियल, साओ गाब्रियल, ठीक है, साओ गाब्रियल, ठीक है। तो लास्ट टाइम क्या इशू था? लास्ट टाइम इशू क्या था कि बार्थोलोमीव दियाज के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इस समुद्र का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन अब जो ये वास्को द गामा था, ये एकदम अब्दुल माजिद को लेकर आया था, एकदम एक्सपीरियंस बंदे को लेकर आया था, और ये पहुंच भी गया कैलिकट, ठीक है। अच्छा, ये जो कैलिकट है ना, अभी इसको क्या बोल रहे हैं, इसकी अभी भी बहुत फेमस जगह है, ये कोजी कोड़े के नाम से अभी फेमस, ठीक है, कोजी कोड़े के नाम से अभी फेमस है, ठीक है। और फिर ये शिप कहां से कहां, ये कहां से आया था? तो ये लिस्बन से आया था, ठीक है, लिस्बन से आया था, और कहां आपको पहुंचा? तो कैलिकट को पहुंचा, ठीक है, ठीक है। और जो मेजर स्पाइस इसने यहां से लेकर गया, मेजर स्पाइस लेकर गया, वो था ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर लेकर गया। और जब वो बेचा पोर्टुगल में जाकर इसको, तो उसको 60x का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जितने में खरीदा था उसका 60 गुना में बेचा, ठीक है। तो ऑब्वियसली इतना मतलब खर्च भी हुआ होगा ना, मतलब काफी आ जाने में, तब भी 60x, समझ रहे हो कितना ज्यादा प्रॉफिट हो गया, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहा वास्को ड गामा, ठीक है। तो ये बात हुआ। फिर वही वास्को ड गामा को देखते हुए 1500 में एक और बंदा पहुंच रहा है, उसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है। तो जब पेड्रो पहुंच रहा है ना, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जब पहुंच रहा है, तो ये अगेन फिर से कैलिकट ही पहुंचेगा, कैलिकट ही पहुंचेगा, और इसने फैक्ट्री लगा दिया, ठीक है, इसने फैक्ट्री लगा दिया कैलिकट में इस बार, ठीक। तो 1500 में पोर्टुगल्स लोग एक फैक्ट्री लगा रहे हैं कैलिकट में, ठीक है। उसके बाद फिर 1502 में 1502 में वास्को ड गामा फिर से आता है, वास्को ड गामा फिर से आता है, और इस बार वो क्या करता है, फैक्ट्री बना देगा। तो कैलिकट में तो पहले से फैक्ट्री बना हुआ है ना, तो ये फैक्ट्री बनाएगा कहाँ पे? ये बनाएगा कैन्नानोर में, ठीक है, कैन्नानोर, ये सब वहीं पे, ये सब केरला में ही पड़ता है, ठीक है। तो कैन्नानोर में ये फैक्ट्री बना दिया, ठीक है। उसके बाद जो डिसाइसिव फैक्ट्री है, मतलब बहुत बड़ा फैक्ट्री एक बना रहा है 1503 में, ठीक है, वो बना रहा है कोचिन में। तो ये स्पाइसेस के लिए स्पेशल फैक्ट्री था, ठीक है, स्पाइसेस को स्टोर करने का, मतलब एक अच्छा खासा बड़ा फैक्ट्री, मेजर फैक्ट्री था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं स्पाइसेस के लिए मेजर फैक्ट्री बनाया था, ठीक है। तो ये सब बातें थी। तो अभी तक क्या है ना, अभी तक जो पोर्टुगल का अप्रोच है, वो अप्रोच है ट्रेड करके प्रॉफिट कमाने का, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, 1505 से लेकर 1509 के लिए पहला गवर्नर अराइव होता है। पहला जो गवर्नर होता है, मतलब एकदम गवर्नर का पद देकर, एक पोस्ट देकर, मतलब इसे पोर्टुगल का गवर्नर कहा जा रहा है अब, ठीक है। तो इसको भेजा है, तो ऑब्वियसली मतलब पोस्ट दिया जा रहा है, तो मतलब इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ट्रेड के आगे और भी कुछ कुछ करना है, मतलब ट्रेड के से ज्यादा थोड़ा बहुत और भी प्रॉफिट्स कमाने हैं, मतलब अपने लिए रूल्स को अपने फेवर में करना है पहले, और ट्रेड को इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आ रहा है अब इंडिया, ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जब इंडिया आ रहा है ना 1505 से 1509 के बीच, तो ये इसका टर्म है 5 साल का, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने स्ट्रेंथन किया ट्रेड को ऑब्वियसली। तो जो ट्रेड को ना इसने स्ट्रेंथन किया,
ठीक है। और फिर इसने ना अरेबियन सी में, मतलब उस वक्त पता है ट्रेड, मतलब जो हो भी रहा है इंडिया में, जो ट्रेड हो रहा है, जो भी मान लो कि ऐसे करके इधर इधर तुम्हारा अरब्स है, या फिर इसी में आपको मैं बता देता हूँ। मान लो कि ऐसे कि ये एशिया है, ठीक है, मान लो ये इंडिया है अपना, ठीक है, और ये एशिया के बाकी पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो ओशन है, वहां पे अरब्स का बहुत बोलबाला रहा है, अरब्स का बहुत बोलबाला है। तो पोर्टुगल जब ये डी अल्मीडा आता है, तो इसको पता है कि लाइक इंडिया को अगर कैप्चर करना है, तो इंडिया पे अगर अपना इन्फ्लुएंस जमाना है, तो हम लोगों को ओशंस में चैंपियन बनना पड़ेगा, राइट। तो इसने एक पॉलिसी लेकर आता है जिसे कहा जाता है अल्मीडास ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आता है अल्मीडा, और उसमें अरब को एलिमिनेट कर देता है अरेबियन सी में, ठीक है। अरेबियन सी और मतलब जितने भी ओशन वाटर्स हैं, उसमें पोर्टुगल वाज अ चैंपियन, ठीक है। पोर्टुगल के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। तो ये शुरू हो रहा है अल्मीडा के टाइम से, और ये कंटिन्यू रहेगा पूरे 16th सेंचुरी में, ठीक है। ये पूरा सेंचुरी में ना, इवन पता है शाहजहां तक टैक्स दिया था पोर्टुगल को। अगर मान लो कि मुगलों को अपना ये करना होता था, अपने अपने सामान वाया सी रूट कहीं भेजना होता था, तो वो लोग टैक्स देते थे अल्मीडा को, ठीक है। मतलब अल्मीडा को नहीं देते थे, मतलब पोर्टुगल्स को देते थे, ठीक है। जो भी गवर्नर रहा हो, या जो भी ऑफिशियल रहा हो पोर्टुगल का, उन्हें देते थे। मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड था पोर्टुगल्स का, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड गवर्नर होता है 1509 से 1515, और वो अगेन बहुत फेमस है। इवन हम लोग सब आम भी खाते हैं बहुत उनके, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। अल्फोंसो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो इनका लाइक इन्हें कहा जाता है कि ही वाज द एक्चुअल फाउंडर। ये जो है इन्हें कहा जाता है एक्चुअल फाउंडर है ये। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पूरे इंडिया को यूनिफाई किया था, बहुत अपना कंट्रोल ना, बहुत जगह फैक्ट्रीज बनाते हैं, एंड एक कैपिटल बनाता है। मतलब पहली बार इंडिया में, इंडियन टेरिटरी में पोर्टुगल का एक कैपिटल है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एस्टुआंडो डी इंडिया बना रहे हैं, ठीक है। मतलब इंडिया को यूनिफाई कर रहे हैं, अपना अपना मतलब अपना एम्पायर यूनिफाई कर रहे हैं इंडिया में। और ये इस्तुआंदो डी इंडिया का कैपिटल क्या रहा? इसका कैपिटल रहा कोचिन, ठीक है। इसका कैपिटल रहा कोचिन। और ये कब होता है? ये 1509 में होता है, मतलब जैसे ही आते हैं ये कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आते हैं और फिर 1510 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल लड़ते हैं। इसको मतलब इसमें क्या है, गोवा जीत लेते हैं। गोवा जीत पे किसका कंट्रोल हो जाएगा? पोर्टुगल का कंट्रोल हो जाएगा 1510 में। और किससे होता है ये? तो ये होता है आदिल शाह। और आदिल शाह कहाँ का रूलर है? तो बीजापुर का रूलर है। मतलब गोवा पहले बीजापुर एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1510 से गोवा पोर्टुगल का हो गया। और ये पता है कब तक रहा? 1961 में, ठीक है। तो सोच रहे हो कितने साल तक गोवा पे कंट्रोल पुर्तगालियों का रहा। और और ऐसा क्यों रहा पता है आपको? लाइक गोवा पे क्यों रह गया पोर्टुगल कंट्रोल? क्योंकि मान लो ऐसे गोवा ऐसे है ना, इधर पूरा वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। तो इधर से आना इम्पॉसिबल है। अगर कोई आ सकता है तो इधर से ही आ सकता है, इधर से आना पहले तो एकदम ही इम्पॉसिबल था। वेस्टर्न घाट्स बहुत ही ज्यादा डेंस है इस तरफ, कोनकान की तरफ, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स जो है, लेकिन अब क्या हो, अभी तो खैर रास्ते बन गए हैं, लेकिन पहले तो बहुत डिफिकल्ट था, टेरेन बहुत ही अनइवन था। तो इसलिए ये इतना दिन तक गोवा नहीं, तो अंग्रेज थोड़ी छोड़ने वाले थे, अंग्रेज छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन ये इसका टेरेन ऐसा था इसलिए बच गया, इसलिए पोर्टुगल के पास ये रह गया, ठीक है। ठीक है। तो 1510 में ये हो गया, गोवा को कैप्चर कर लिया है कौन? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने कैप्चर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद अल्बुकर्क ने और भी कुछ कुछ अच्छे काम भी किए हैं। अल्बुकर्क फिर ये सती को अबॉलिश कर रहे हैं, ठीक है।
अबॉलिश्ड सती, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इन्होंने करते हैं, रत्नागिरी एक जगह है महाराष्ट्र में, ठीक है, रत्नागिरी एक जगह है महाराष्ट्र में, यहाँ पर ना मैंगो हार्वेस्टिंग करना शुरू करते हैं, कि मैंगो हार्वेस्टिंग की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो जो मैंगो है ना, ये जो अल्फांसो मैंगो है, इसके बाद जो यहाँ पे जो आम उगने लगे, मतलब रत्नागिरी में जो आम उगने लगे, वो वैरायटी को नाम कह दिया गया अल्फांसो, अल्फांसो, ठीक है। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्यों रत्नागिरी को चूज किया था मैंगो हार्वेस्टिंग के लिए? क्योंकि उन्होंने पाया कि यहाँ की जो मिट्टी है ना, दैट इज वेरी 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 गुड फॉर मैंगो कल्टिवेशन, ठीक है। और इवन द वेदर इज वेरी फेवरेबल, मतलब बारिश हो रही है काफी, एंड यू नो मौसम इज फेवरेबल, ठीक है, मॉइस्चर भी है, ह्यूमिडिटी भी है, ठीक है। तो फिर जो भी मैंगोस यहाँ पर हुए रत्नागिरी में, उसे कह दिया गया दीज आर अल्फांसो मैंगोस, ठीक है। अभी तो वो उसको जीआई टैग भी मिल चुका है, ठीक है, इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, एंड इट इज वेरी फेमस, अल्फांसो मैंगोस आर वेरी फेमस, ठीक है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, फिर हमारा 1529 से फिर एक इंपॉर्टेंट गवर्नर आते हैं, फिर कोई उतने इंपॉर्टेंट गवर्नर्स नहीं आते बीच में। फिर 1529 से 1558 के लिए जो गवर्नर आ रहे हैं वो है डी नीनो डी कुन्हा, ठीक है, नीनो डी कुन्हा आ रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये क्या करेंगे, सबसे पहले ये 1530 में गोवा को बना देंगे पोर्टुगल का कैपिटल, ठीक है। गोवा को बना दिए, मतलब इंडिया में पोर्टुगल का कैपिटल, ठीक है, इंडिया गोवा को बना दिया गया कैपिटल, ठीक है। अब 1530 में जो गोवा है वो पुर्तगालियों का राजधानी है, और ये कब तक रहेगा, ये रहेगा 1961 तक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, 1535 में ये कैप्चर कर रहे हैं ड्यू को। 1559 जब ये चले जा रहे हैं कि 1558 तक ही रह रहे हैं, उसके बाद जस्ट ये जा रहे हैं, उसके बाद दमन कैप्चर हो रहा है, ठीक है। तो ये कोई बहुत ही मतलब वैसा गवर्नर रिनाउंड नहीं है, इनका नेम मेंशन भी नहीं है हिस्ट्री में, लेकिन दमन को कैप्चर कर रहा है पुर्तगाली लोग, ठीक है, 1559 में, ठीक है। उसके बाद फिर पता है 1579 में, मतलब आपको पता ही हो कि अकबर जो था, अकबर को बहुत इंटरेस्ट था सब लोग के कल्चर में, ठीक है, लाइक ही वाज अ सेक्युलर काइंड ऑफ अ रूलर, ठीक है, मतलब तो उसने पोर्टुगल जो है, मतलब गोवा में रिक्वेस्ट भेजा पुर्तगालियों को कि कोई प्रीस्ट को भेजिए, और उन लाइक कोई प्रीस्ट को भेजिए ताकि आप अपने मतलब आपके रिलीजन का नॉलेज हमें भी हो सके, ठीक है। तो ऐसा अकबर ने भेजा। तो फिर दो लोगों को भेजा गया, गोवा से दो लोगों को भेजा गया, एक थे फादर एक्वा वीवा, ठीक है, एक्वा वीवा, और दूसरे फादर थे फादर मॉन्सरेट, ठीक है। तो ये एक्वा वीवा और मॉन्सरेट को भेजा गया, और उस वक्त पता है राजधानी क्या था मुगल एम्पायर का? तो उस वक्त एम्पायर का राजधानी था फतेहपुर सिकरी, ठीक है। आपको पता ही होगा कि कुछ टाइम के लिए फतेहपुर सिकरी मूव किया था अकबर ने। तो फतेहपुर सिकरी ये लोग जाते हैं, और ये लोग बहुत उम्मीद से जाते हैं कि अकबर को कन्वर्ट कर देंगे क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। तो ये उम्मीद से जाते हैं, और अकबर को बहुत अच्छा भी लगता है, मतलब कुछ कुछ चीजें, बट ऑब्वियसली कन्वर्ट तो नहीं होता, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुआ, एंड इनका मतलब ये होप होप ही रह गया। इवन जब जहांगीर आता है ना, तो दे वांटेड टू कन्वर्ट जहांगीर इनटू क्रिश्चियनिटी, लेकिन हो नहीं पाया, ठीक है। और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है, औरंगजेब वगैरह तो कभी नहीं होते, और इवन औरंगजेब तो भगा भी दिया ये लोग को, ये लोग को मतलब बहुत लाहौर में एक चर्च बनाने को दिया गया, कि जहांगीर के टाइम पे लाहौर में एक चर्च बना था, ठीक है, बहुत फेमस चर्च, ठीक है। और इवन आगरा में बना था, ठीक है। लेकिन फिर औरंगजेब, मतलब औरंगजेब के शाहजहां के टाइम से ही थोड़ा, मतलब शाहजहां के टाइम से ही रिलेशंस खराब हो गए, मतलब पोर्टुगल और मुगल का रिलेशन खराब हो गया, ठीक है। और औरंगजेब के टाइम से तो फिर एकदम ही खराब हो गया, औरंगजेब किसी को नहीं भाव देता था, औरंगजेब किसी को भाव नहीं देता था, ना पुर्तगाल ने ब्रिटिशर को, और उसके बाद तो फिर ब्रिटिशर का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, ठीक है। तो ये था फ्लो, लेकिन अभी और देखते हैं। तो 1579 में ये सब हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पोर्टुगल का कंट्रोल क्या क्या है, मतलब कंट्रीब्यूशन क्या क्या है हमारे इंडिया के ऊपर, इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में पता है आलू होता नहीं था, पोटैटो
जी कंट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टुगल, तो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं कहीं, कंट्रीब्यूशन ठीक है। सबसे बड़ा पहले तो है पोटैटो मतलब घर में अभी भी कुछ नहीं होता सब्जी वब्जी तो हम लोग आलू की कुछ सब्जी बना रहे हैं, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था पुर्तगालियों का हम पर कि उन्होंने आलू दिया, ठीक है, आलू दिया। उसके बाद टोबैको, तो ये तो बहुत अच्छा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन टोबैको को बहुत मतलब टोबैको को लेकर आते हैं पहली बार, मतलब इंडिया में। आपको आप इमेजिन कर सकते हो 1500 के पहले कोई खाई नहीं खाता होगा, एंड इवन देयर वुड बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ सिगरेट्स मे बी, ठीक है। तो टोबैको का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, टोबैको ही नहीं था। फिर शिप बिल्डिंग ला रहे हैं, तो शिप बिल्डिंग से ये मत समझ लेना कि नाव वाव पहले नहीं था हमारे यहाँ, नाव वाव तो था ही, लेकिन जो मॉडर्न डे शिप्स होते हैं ना, बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो कि एकदम इधर उधर जा सकते हैं, मतलब समुद्र को मतलब ओशन क्लियर कर सकते हैं, वैसे शिप बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट ये पुर्तगाल ही दे रहे हैं, ठीक है। फिर कैथोलिक डिजाइन, जो चर्च का जो डिजाइन आप देखोगे ना, अभी भी गोवा जाओगे तो वहां पे जो आपको डिजाइन मिलेगा कैथोलिक डिजाइन ऑफ चर्च, वो यही दे रहे हैं, वो पोर्टुगल्स ही दे रहे हैं हम लोगों को, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि हम लोग पहले कुछ प्रिंट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक प्रेस जो कि जिसका काम ही हो बस प्रिंट करना, ठीक है, मतलब फास्ट रेट हो और एकदम प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री टाइप का एक प्रेस, तो वो पहली बार बनता है इंडिया में 1556 में, गोवा में, ठीक है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कॉन्ट्रीब्यूशन काफी अच्छे अच्छे हैं पोर्टुगीज के, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। तो ये रहा अबाउट अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टुगीज, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि उनका फॉल कैसे कैसे होता है, उनका फॉल कैसे कैसे होता है। उनका फॉल पता है 1612 से ही शुरू हो गया था, मतलब 15 से 15 सेंचुरी खत्म हुआ, 16 सेंचुरी खत्म हुआ और जैसे ही 17 सेंचुरी शुरू हो रहा है, 1612 में ही दे लॉस्ट सूरत, सूरत टू ब्रिटेन, टू ब्रिटिश। और ब्रिटिश की तरफ से कौन था, तो इट वाज कैप्टन बेस्ट, ठीक है। कैप्टन बेस्ट ने हराया था। कैप्टन बेस्ट के पास पता है कौन से शिप से हराया था, इनका एक शिप था ड्रैगन, ड्रैगन शिप नाम था, और ड्रैगन शिप से ही इन्होंने हरा दिया था इसको, पुर्तगालियों को उनके ही समुद्र में हराया था। तो इट वाज अ वेरी मेजर ब्रेक थ्रू, मतलब सब लोग यहाँ पुर्तगाल को टैक्स दे रहे हैं और पुर्तगाल को ही किसी ने हरा दिया समुद्र में। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा खबर रहा होगा उस टाइम का, ठीक है। उसके बाद 1663 से 3 में मलाबर कोस्ट आ जाता है, ये मालाबर कोस्ट हार जा रहे हैं, किससे हार जा रहे हैं, तो डच। तो मालाबर कोस्ट आप जान ही सकते हो, जो एरिया हो गया केरला का पूरा कोस्ट, ठीक है। तो वो पूरा कोस्ट 1663 तक हार चुके होते हैं, हाँ, डच लोगों से, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई हमारा अबाउट पोर्टुगल और उनका डिक्लाइन के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आते हैं वो आते हैं डच, ठीक है, वो आ रहे हैं हमारे डच। तो डच क्या कर रहे हैं, तो डच की कहानी शुरू होती है सबसे पहले आपका 1596 में इन्होंने पहली बार आ रही कोई सुमात्रा में जा रहा है, मतलब इंडोनेशिया में इनका इंटरेस्ट शुरू से रहता है बहुत, सुमात्रा में, और सुमात्रा और एक और जगह है बंदम, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहे हैं कॉर्नेलिस, कॉर्नेलिस डी हॉटमैन, ठीक है। तो डच का जो ईस्ट इंडिया में जो इंटरेस्ट था वो 1596 में पहली बार सुमात्रा और बंतम पहुंचते हैं कॉर्नलिस डी हॉटमैन, ठीक है। तो इनका इंटरेस्ट शुरू से काफी ज्यादा रहा इंडोनेशिया में, क्यों रहा, बिकॉज इनका इंटरेस्ट था स्पाइसेस में, और स्पेशली इंडोनेशिया मतलब ईस्ट एशिया में केरला वाला एरिया हमारा, साउथ इंडिया और इंडोनेशिया, ये दो हब्स थे, ठीक है। तो इनका जो इंटरेस्ट था वो तो कहीं ना कहीं इंडोनेशिया में पूरा हो जा रहा था, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, ये 1602 में पहुंच रहे हैं इंडिया, ठीक है।
और ये लोग बना रहे हैं अपना ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बन रहा है। और 1605 में मसूलीपट्टनम में मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री बना रहे हैं, मसूलीपट्टनम में फर्स्ट फैक्ट्री बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, ये लोग जो का जो इंटरेस्ट था कॉटन में था और इंडिगो में था, इंडिया के लिए बता रहा हूं मैं। और इंडोनेशिया में ये लोग मतलब स्पाइसेस के लिए इंडोनेशिया ही ये लोग रख रहे हैं, मतलब वही सेंटर था उनका, ठीक है। उसके बाद फिर एक चीज हो रही है 1623 में, 1623 में क्या हो रहा है, एक जगह है अम्बोयना, ये इंडोनेशिया में एक जगह है, ठीक है, इंडोनेशिया में ये जगह है, ठीक है। तो अम्बोयना में क्या हो रहा है, अम्बोयना में क्या हो रहा है, दे किल्ड, जो डच वाले लोग हैं ना वो लोग 10 अंग्रेज को किल कर रहे हैं, ठीक है, 10 इंग्लिश मैन को किल कर रहे हैं ये लोग। तो समझ रहे हो कि जो डच और इंग्लिश का जो अब ये रहा, मतलब डच और एंग्लो रिलेशंस थे अब उतने स्मूथ रहे नहीं। डच और एंग्लो रिलेशंस, एंग्लो पता है ना आप किसको बोलते हैं, एंग्लो जहां पर ही बात होगा तो समझना अंग्रेज, ठीक है, ठीक है। तो एंग्लो डच रिलेशन अच्छे नहीं रह रहे हैं 1623 में। और फाइनली 1667 में कॉम्प्रोमाइज होता है, दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स बैठते हैं और वो लोग यही तय करते हैं कि जो इंडोनेशिया है वहां पर ब्रिटिशर्स नहीं जाएंगे, ठीक है, ब्रिटिशर्स उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जो इंडिया है, और जो इंडिया है वहां पर डच इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक काइंड ऑफ एक कॉम्प्रोमाइज हुआ, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज हुआ। और फिर तब भी थोड़े बहुत जो एक दो इक्के दुक्के जगह हैं वो रह जाते हैं डच के कंट्रोल में। और जो 1759 में एक बैटल होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग बैटल ऑफ बिदर, ठीक है, या फिर बैटल ऑफ हुगली, ठीक है। तो इनका जो रहता है हुगली में रह जाते हैं कुछ लोग, हुगली में ये लोग रह जाते हैं कुछ, मतलब करीब 100 साल, देख लो तब भी देख लो टाइम, करीब 100 साल के आसपास रह जा रहे हैं ये लोग ट्रीटी के बाद भी। तो ये बैटल ऑफ बिदर होता है, हुगली का होता है, इसमें फाइनली मतलब डच एकदम इंडिया से एकदम ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। मतलब डच का, इसको कहा जाता है डिपार्चर ऑफ डच फ्रॉम इंडिया, इस बैटल को कहा जाता है डिपार्चर ऑफ डच फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो ये रहा डच का वैसे देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन कोई बहुत ज्यादा वैसा सिग्निफिकेंट नहीं है जैसा कि पोर्टुगीज का था या फिर है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिशर्स आते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के बारे में क्या है, तो 31 दिसंबर 1600, ठीक है, एग्जैक्ट 1600, इसमें बनता है हमारा इंग्लैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईआईसी बन जाता है, ठीक है। फिर 1608 में विलियम हॉकिंस आते हैं, ठीक है, विलियम हॉकिंस आ रहे हैं 1608 में, ठीक है, काफी बात आ रहे हैं, ठीक है। ये किस शिप से आ रहे हैं, तो इनके शिप का नाम है हेक्टर, ठीक है, एमजी हेक्टर, ठीक है। तो इनका जो शिप है उसका नाम है हेक्टर, और अपने शिप से आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं, तो ये सूरत आ रहे हैं, सूरत आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जाते हैं एंड ये जहांगीर के कोर्ट में भी जाते हैं, जहांगीर के कोर्ट में भी जाते हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, मतलब खुश होता है जहांगीर, बट स्टिल पोर्टुगल का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है उस वक्त, ठीक है। और जो पोर्टुगल का जो पोजीशन रहता है ना वो इनविंसिबल रहता है, मतलब 161612 तक लोगों को लगता था कि मतलब पोर्टुगाल को तो हरा ही नहीं सकते हैं समुद्र में जब तक वो नहीं हराते हैं, ठीक है, 1612 में। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है और भी चीज। 1611 में क्या हो रहा है, एक फैक्ट्री बना रहे हैं मसूलीपट्टनम में, ठीक है, मसूलीपट्टनम बोला, मसूलीपट्टनम भी बोल सकते हैं, मसूलीपट्टनम, ठीक है, ठीक है। तो ये छोटा मोटा फैक्ट्री रहता है, कोई बहुत ही लार्ज स्केल फैक्ट्री नहीं होता है, ठीक है। लेकिन नवंबर 1612 में
जब कैप्टन बेस्ट जब पोर्टुगल को हरा देते हैं, कैप्टन बेस्ट सूरत में अपने जो शिप है ड्रैगन शिप से, ड्रैगन शिप और प्लस इनके पास एक छोटा सा लिटिल शिप भी होता है जिसका नाम रहता है ओसिएंडर, ठीक है, ओसिएंडर। ये जो है ये बड़ा शिप का नाम ड्रैगन है, छोटा सा शिप है ओसिएंडर। ये दोनों के हेल्प से सूरत में किसको हरा रहा है, पुर्तगाल को हरा दिए, ठीक है। तो जैसे ही पुर्तगाल अब हार चुका है तो अब लोगों को लग रहा है कि लाइक अब जहांगीर बहुत इंप्रेस हो गया, जहांगीर खुश हो गया कि भाई चलो भाई कोई तो आया, मतलब क्योंकि मुगल दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन द लैंड, लेकिन समंदर में उनके पास ना नेवी था और ना कोई विल था कि हम लोग को नेवी डेवलप करना है अपना, ठीक है। तो फिर फाइनली 1613 में सूरत में, यही सूरत है, ठीक है, सूरत में ही परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश होता है अंग्रेजों का, परमानेंट फैक्ट्री, ठीक है, परमानेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रहा है सूरत में, ठीक है जी। उसके बाद फिर एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है 1668 में, ठीक है। 1668 में क्या हो रहा है कि जो प्रिंस चार्ल्स हैं, ठीक है, तो प्रिंस जेम्स के बेटे होते हैं प्रिंस चार्ल्स, ठीक है। तो जो प्रिंस चार्ल्स हैं उनकी शादी होती है कैथरीन ब्रिगेंजा से, ठीक है। तो ये रहता है ब्रिटिश, ये जो प्रिंस है वो ब्रिटिश है, और ये जो प्रिंसेस हैं ये पुर्तगाली हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्टुगीज लोग हैं ये लोग डाउरी में बॉम्बे दे रहे हैं, ठीक है। सो ये 1662 में होता है, ठीक है, ये 1662 में होता है, ठीक है, डाउरी में बॉम्बे दे रहे हैं, डाउरी में बॉम्बे दे दिया, ठीक है। तो पोर्टुगल अब बॉम्बे दे रहा है प्रिंस चार्ल्स को, और उसके बाद 1668 में जो प्रिंस है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भी मैं बात करूंगा अब तो वो इंग्लैंड के लिए ही होगा, नहीं तो बाकी किसी का बात करूंगा तो उनके नाम से करूंगा, ठीक है। तो जो इंग्लैंड का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको 10 पाउंड पर ईयर, 10 पाउंड पर ईयर के प्राइस पे इसको बेच दिया, मतलब इसको बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया ये प्रिंस, ठीक है। तो अब मतलब किसका कंट्रोल है बॉम्बे पे, अंग्रेज का ही कंट्रोल है, ठीक है। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज होता है 1717 में, 1717 में क्या होता है ना कि मैग्ना कार्टा मिल जाता है कंपनी का, मैग्ना कार्टा मिल जाता है, ठीक, मैग्ना कार्टा इसको बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इसको क्यों बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी, तो जो फारूक शेयर है ना, फारूक शेयर जो हमने किया भी था लेटर मुगल्स में, तो फारूक शेयर को एक बहुत भयंकर घाव हो जाता है, ठीक है। तो उसको कोई हकीम वकीम ठीक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कोई भी मेडिक आकर उसको ठीक नहीं कर पा रहा है। तो फिर क्या करता है ना, फिर क्या करता है जो हमारे अंग्रेज के जो एक ये रहते हैं इंग्लिश इंग्लिश डॉक्टर रहते हैं, उनका नाम अभी हम लोग करेंगे अभी आगे। तो वो बस वैसलीन लगा देते हैं, ठीक है, मतलब पेट्रोलियम बेस्ड जेली लगा देते हैं, और उससे क्या हो जाता है, उससे उनका घाव ठीक हो जाता है, और फारूक शेर खुश होकर ये मैग्ना कार्टा दे देता है। तो इस मैग्ना कार्टा की तरफ पता है इसमें क्या क्या था, इसमें बहुत कुछ था। बंगाल में तो एकदम टैक्स फ्री हो गया, अब बंगाल टैक्स फ्री हो गया फॉर ब्रिटिशर्स, और इवन मद्रास में और हैदराबाद में भी बहुत रिबेट मिल रहा है, ठीक है, मद्रास एंड हैदराबाद में भी बहुत रिबेट मिल रहा है। अब वो पता है ना कि पहले जो इंडिया था हमारा, तो उसमें ऐसे थे, मतलब ये पूरा कलकत्ता, ये पूरा बंगाल है, ये पूरा बंगाल है, फिर तुम्हारा आपका ये वाला पूरा एरिया आपका ये हैदराबाद है, तो ये पूरा मद्रास में इतना आ रहा है, ठीक है, और फिर ये पूरा बॉम्बे है, ठीक है। तो 3 जगह पे फायदा मिल गया अंग्रेजों को, ठीक है, बाई दिस मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी 1717 में, ठीक है। फिर तो आपको पता है कि 1757 में फिर होता है बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी। तो इसमें क्या हो जाता है, बंगाल पे पूरा कंट्रोल, अब बंगाल का जो ये वाला पार्ट है, मतलब थोड़ा सा बिहार वाला पार्ट छोड़ दो, पूरा जो अभी का वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है उस पर तो पूरा कंट्रोल हो जाता है इसका। लेकिन जो 1764 में जो होता है बैटल ऑफ बक्सर,
वो बहुत डिसाइसिव है। अब क्या हो रहा है, इनका पूरा बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ये पूरा ही कंट्रोल हो गया है अब इसका, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो इसके आगे आगे का कहानी, जो ब्रिटिशर्स क्या क्या अचीव करते हैं और कैसे कैसे अचीव करते हैं, वो हम लोग कल करेंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं दूसरे लोगों पे। ठीक है, दूसरे लोगों में मतलब चौथे नंबर पे कौन यूरोपियंस आते हैं, तो डेनिश आते हैं। ठीक है, अच्छा, डेनिश और डच में कितना कंफ्यूजन होता है ना, कि ये डेनिश कौन थे, तो ये लोग डेनमार्क के लोग थे। ठीक है, ये लोग डेनमार्क के लोग थे। और जो डच लोग थे, ये लोग कहाँ के, ये लोग हॉलैंड के या नीदरलैंड्स बोल सकते हो। ठीक है, नीदरलैंड्स के हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें। ठीक है, तो 1616 में ये बनता है। 1616 में ये डच लोग अपना डच ईस्ट इंडिया कंपनी में आते हैं। ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी में आते हैं। और फिर 1620 में अपना ये फैक्ट्री बनाते हैं ट्रावनकोर में। ठीक है, ये केरला में है, केरला में है। ठीक है, और ये जो लोग सब जगह मसूलीपट्टनम कर रहे हैं ना सब जगह, तो ये जो मसूलीपट्टनम है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो 1620 में ट्रावनकोर में ये बना रहे हैं अपना पहला फैक्ट्री। ठीक है, फिर 1676 में ये अपना फैक्ट्री बना रहे हैं बंगाल में। बंगाल में एक जगह है श्रीरामपुर, श्रीरामपुर बना रहे हैं। उसके बाद इनका जो मेन इंटरेस्ट था ना, इनका इंटरेस्ट था चाइना के साथ ट्रेड करना, वो भी टी का। ये इनका मेन इंटरेस्ट था, इनको ज्यादा रूल करने का कोई शौक वौक नहीं था। तो फिर फाइनली क्या करेंगे, इनको पैसा वैसा ढंग ढंग मिलता था, तो फाइनली मतलब 19th सेंचुरी में, तब तो छोटा मोटा इनका इन्फ्लुएंस रहता है एक दो जगह ऐसे ही, मान लो ट्रैवनकोर में इनका एक फैक्ट्री है, ट्रैवनकोर में, और एक शेररामपुर में एक फैक्ट्री है, वैसे ही चल रहा है। 19th सेंचुरी में फाइनली ब्रिटिश को सारा बेच देता है। ब्रिटिश को सेल कर दिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पांचवें, और इनका इन्फ्लुएंस रहता है अच्छा खासा। ठीक है, ये है फ्रेंच लोग। ठीक है, फ्रेंच, तो इनका फाउंडेशन है 1664 में। ठीक है, 1664 में कॉलबर्ट आता है। ठीक है, कॉलबर्ट जो है ना, वो मिनिस्टर है। मिनिस्टर किसका है, किंग लुइस का। ठीक है, किंग लुइस 14 का ये मिनिस्टर है। और ये ऑब्वियसली किंग लुइस कहाँ का किंग है, तो ये फ्रांस का किंग है। ठीक है, किंग लुइस फ्रांस का किंग है, और किंग जेम्स ब्रिटेन का किंग है। और फिर तो एलिजाबेथ ही सब रहती है, मतलब एलिजाबेथ 1 2 3 ऐसे ही चलते रहता है। ठीक है, जेम्स के बाद तो ये है। उसके बाद 1664 में बन गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और 1668 में सूरत में बनाते हैं ये पहला अपना पहला फैक्ट्री। ठीक है, सूरत में बनाना है 1668 में पहला फैक्ट्री। ठीक है, उसके बाद 1672 में फ्रेंच गवर्नर आ रहे हैं कौन, तो फ्रैंकोइस मार्टिन। ठीक है, ठीक है, तो ये फ्रैंकिस मार्टिन आ रहे हैं ना, तो इन्होंने ही फिर इन्होंने शुरू शुरू किया पौंडीचेरी को अपना लाइक कैपिटल बनाना। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, शेर खान लोधी से, तो कहा जाता है जो शेर खान, जैसे पौंडीचेरी, पौंडीचेरी पे उस वक्त कंट्रोल था शेर खान लोधी का। ठीक है, शेर खान लोधी का। ठीक है, अब दो सोर्सेज है, एक चीज एक कहता है, मतलब कुछ सोर्सेज कहते हैं कि शेर खान को लोधी से लड़ के लिया है। ठीक है, अटैक किया पौंडीचेरी पे फ्रेंच लोग, और अटैक करके लिया। कुछ कुछ किताब में लिखा हुआ है कि इन्होंने गिफ्ट में दे दिया, शेर खान लोधी ने गिफ्ट में दे दिया।
लेकिन दोनों का मतलब वही है कि शेर खान लोधी को मतलब शेर खान लोधी पहले प्रीवियस रूलर था पौंडीचेरी का, और फिर पौंडीचेरी पे कंट्रोल किसका हो गया 1672 में, तो हो गया फ्रैंकिस मार्टिन का, मतलब फ्रेंच का। ठीक है, ठीक है। और फिर 1673 से, मतलब 1673 से लेकर 1954 तक फ्रेंच का कंट्रोल रहता है पौंडीचेरी में। ठीक है, तो 1954 में जाकर इंडिया एनेक्स करता है पौंडीचेरी। ठीक है, मतलब इंडिया, मतलब फ्रेंच को भगाया जाता है 1954 में। ठीक है, तो फिर फ्रेंच और ब्रिटिश में बहुत गंदा झगड़ा रहता है हमेशा। ठीक है, तो बहुत सारे एंग्लो फ्रेंच वॉर्स होते हैं। ठीक है, एंग्लो फ्रेंच वॉर्स बहुत सारे होते हैं जी। सबसे पहला वॉर होता है तुम्हारा फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। ठीक है, एंग्लो एंग्लो फ्रेंच वॉर्स में सबसे पहला होता है तुम्हारा फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है 1748 तक, 48 में मतलब खत्म हो रहा है, 1740 से ही शुरू हो रहा है। तो ये सब उतना टाइमिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो कि 8-8 साल तक थोड़ी कोई वॉर चलता है। मतलब समझ रहे हो, थोड़ा सा अटैक करते होंगे और फिर रुक जाते होंगे, फिर अटैक करते होंगे, मतलब ऐसा चलता था। तो जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है ना, उसका एंड कैसे होता है, तो होता है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। ठीक है, तो इससे मतलब एक लिमिट सेट किया जाता है कि भाई तुम्हारा ये रीजन रहेगा और मेरा ये रहेगा, मतलब जो दोनों अपने अपना एक लिमिट तय किया। ठीक है, कि बंगाल में हुआ कि बंगाल में अंग्रेज नहीं आएंगे, और जो साउथ के जो जगह है ना, आज का वाला जो तमिलनाडु वाला एरिया, मद्रास में कुछ जगह है, वो सब में ब्रिटिश नहीं आएंगे, मतलब इस टाइप का एक ट्रीटी होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, सेकेंड वॉर भी हो रहा है 17, मतलब ये खत्म नहीं हुआ कि 49 से 54, तो सेकेंड हो गया, सेकेंड कर्नाटिक वॉर हो गया। ठीक है, सेकेंड वॉर हो गया। उसके बाद फिर तब भी कोई सोल्यूशन जब नहीं मिल रहा है, तो फाइनली तीसरा वॉर होता है 1758 से 1763 में, और ये कंक्लूसिव वॉर होता है, तो इसके बाद कोई वॉर नहीं होता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं बैटल ऑफ, मतलब ये कंक्लूसिव क्यों था, बैटल ऑफ वांडी वॉश इसका मेन बैटल था। ठीक है, बैटल ऑफ वांडी वॉश इसका मेन बैटल, जो कि 1760 से 61 में होता है, और फ्रेंच हार जाते हैं, ब्रिटिश जीत जाता है। ठीक है, और फिर फाइनली 1763 में होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है, और ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद क्या क्या तय होता है, मतलब तय तो होता है कि मतलब फ्रेंच को थोड़ा बहुत अपना मिल जाएगा, जो जो फैक्ट्रीज जिसपे कि मतलब ब्रिटेन ने कैप्चर कर रखा है, वो थोड़ा बहुत मिल जाएगा। लेकिन जो इन्फ्लुएंस था ना, मतलब इंडियन सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंस था फ्रेंच लोगों का, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एक चीज ऐसे कि इसमें क्या था, 1673 से 1954 पौंडीचेरी पे फ्रेंच का कंट्रोल था। 1674 में कैपिटल भी बना दिया था। ठीक है, कैपिटल भी बना दिया था। ठीक है, और बीच में बीच में क्या होता है, 1693 में डच लोग आके कैप्चर कर लेते हैं पौंडीचेरी पे। ठीक है, डच लोग आके कैप्चर कर लेते हैं बीच में। ठीक है, बीच में एक ब्रेक लग रहा है इस टाइम में, और 1697 में फिर से ये रिकैप्चर कर दे रहे हैं। और इसमें तो मतलब समझ रहे हो, मतलब इसमें 4 साल का कंट्रोल पौंडीचेरी में डच लोगों का भी रहा है। तो ये सब एक्सेप्शन बस थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में घुमा सकता है क्वेश्चन, तो उसमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली ट्रीटी ऑफ पेरिस से कंक्लूजन हो जाता है, और कहीं ना कहीं अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है, ब्रिटिश सक्सेस। तो कल हम लोग देखेंगे और भी रीजंस कि मतलब ब्रिटेन इंडिया में क्यों सक्सेस होते हैं, तो इंडिया में जो इंडिया के जो लोकल रूलर्स रहते हैं, इंडिया के जो लोकल रूलर्स रहते हैं, तो वो ऐसे फेल क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे फेल क्यों हो जाते हैं कि मतलब फॉरेन ब्रिटिशर्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि मतलब उनका ही रूल बन जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग कल देखेंगे। तो अंटिल देन हम लोग कल रखते हैं इसको इतना ही, यहीं तक। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं आज की टॉपिक्स। और
आप लोग थोड़ा बहुत देख सकते हो, उसमें भी साथ साथ देख सकते हो तो फायदा होगा। उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो वो मतलब बहुत ही छोटे दिए, बहुत क्रिस्प दिए हुए रहते हैं, एग्जाम के लिए इनफ नहीं है। लेकिन रिवाइज से बहुत अच्छा है, ठीक है, सब कुछ आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो अब लोग रिवाइज करते हैं एक बार। हाँ, सबसे पहले तो हमने देखा कि प्रिंस हेनरी जो थे पोर्टुगल की, उनका सपना था कि ईस्ट एशिया पे अपना कंट्रोल स्थापित करना है या फिर ट्रेड करना है। फिर क्या होता है कि पोर्टुगल और स्पेन जो है दो मेजर प्लेयर्स हैं। पोर्टुगल और स्पेन जो है दे आर द मेजर प्लेयर्स इन यूरोप, जिनको कि एक्सप्लोरेशन में बड़ा मन लगता है। ठीक है, तो 1487 में बोर्थोलोमेओ दियास ने बोर्थोलोम्यू दियास ने केप ऑफ गुड होप का रास्ता खोज लिया। ठीक है, केप ऑफ गुड होप, मैंने थोड़ा मैप बनाकर कोशिश किया समझाने का। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, 1497 में ट्रीटी ऑफ टोरदेसिलिस, तो या फिर टोरदेसिलास हो रहा है, जिसके जिसके कारण केप वर्डे एक जगह है, केप वर्डे अटलांटिक ओशन में एक जगह है। ठीक है, इस एरिया में एक जगह है, अटलांटिक ओशन में एक जगह है। ठीक है, मतलब इधर इस तरफ होगा, अटलांटिक ओशन का ये एरिया है। ठीक है, तो ऐसे करके लाइन जा रहा है। तो उसके वेस्ट में किसका कंट्रोल है, स्पेन का, और मतलब उसके जो वेस्ट में जो भी शिप्स जाएंगे वो स्पेन के जाएंगे, और ईस्ट में पोर्टुगल के जाएंगे। ठीक है, ये तय होता है थ्रू दिस ट्रीटी ऑफ टोरदेसिलास इन 1497। ठीक है, 1498 में फिर क्या होता है कि 17 मई को कैलिकट में वास्को ड गामा पहुंच जाता है। ठीक है, जेमोराइन जो किंग है वहां का, जेमोरिन, ही इज अ हिंदू रूलर ऑफ केरला। ठीक है, तो इसने बहुत ग्रैंड वेलकम रखता है इसके लिए, वास्को ड गामा के लिए। फिर जो वास्को ड गामा का जो पायलट होता है वो अब्दुल माजिद होता है। शिप होता है साओ गैब्रियल। लिस्बन से कैलकट का रास्ता तय करते हैं। और ये लोग जो स्पाइस मेजरली कैरी करते हैं वो है ब्लैक पेपर। और जब पोर्टुगल वापस जाते हैं तो 60 गुने प्राइस पे बेचते हैं। ठीक है, 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आ रहा है कैलिकट में, और अपना पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहा है। फिर वास्को ड गामा आ रहा है और फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहा है कैनोनोर में। ठीक है, 1503 में कोचिन में स्पाइसेस का मेजर फैक्ट्री बन रहा है। ठीक है, तो ये पहला मेजर फैक्ट्री है पोर्टुगल का। ठीक है, तो ये है, ये इसका काम क्या है, स्पाइसेस को स्टोर करना, रखना और फिर ट्रेड करना। ठीक है, तो अब देख रहे हो, तो तीन पावर सेंटर्स हैं पोर्टुगल के अर्ली डेज में। कैलिकट एक हो गया, एक कैनोनोर हो गया, और ये एक हो गया कोचिन। तीनों कहाँ पड़ रहा है, तीनों केरला में पड़ रहा है। ठीक है, 1505 से 1509 में फिर फर्स्ट गवर्नर आ रहा है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत ही फेमस होता है, और अरब्स को खदेड़ देता है इंडिया से, मतलब इवन ट्रेड तक करने पे रोक लगाने की कोशिश करता है ये। ठीक है, फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आते हैं, ही वो इज कंसिडर्ड एज द एक्चुअल फाउंडर। ठीक है, एस्टुआंडो डी इंडिया का कॉन्सेप्ट है, मतलब इंडिया में एक एम्पायर टाइप का खड़ा करना चाह रहे हैं लोग। कैपिटल है कोचिन इसका, ये एस्टुआंडो डी इंडिया का। 1509 से कोचिन कैपिटल रह गया। 1510 में गोवा को अनेक्स कर लिया अल्फांसो ने, आदिल शाह को हरा दिया। ठीक है, आदिल शाह जो कि बीजापुर के रूलर है, उनको हरा दिया। ठीक है, फिर इनका उन्होंने और कोई अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कि सती को अबॉलिश किया। रत्नागिरी जो एरिया है महाराष्ट्र का, वहां पर मैंगो हार्वेस्टिंग कराए। और वहां पे जो आम हुए उसको हम लोग किस वैरायटी से जानते हैं, हम लोग अल्फांसो वैरायटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1529 से 1558 की टाइम पे लंबा टाइम के लिए एक गवर्नर को रखा गया, उसका नाम था मिनो डी कुन्हा। ठीक है, मिनो डी कुन्हा बहुत ही मतलब वो एग्रेसिव टाइप के गवर्नर रहे, और बहुत सारी चीजों को कैप्चर किया। ठीक है, सबसे पहले तो 1530 में गोवा को कैपिटल बनाया गया। फिर ड्यू को पे कैप्चर किया 1535 में। जैसे ही गए 1559 में दमन पे भी कंट्रोल हो गया, किसका, हाँ, पोर्टुगल का हुआ। फिर 1579 में अकबर के कोर्ट में, जो कि फतेहपुर सिकरी में था, वहां पर भेजा जाता है एक्वा विवा और मॉन्सरेट, दो फादर्स को, दो प्रीस्ट को भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद इवन लाहौर में चर्च बनता है, आगरा में चर्च, ये सब चर्च बहुत जगह बनते हैं। किसके टाइम पे, अकबर और जहांगीर के टाइम पे। ठीक है, शाहजहां के टाइम से फिर पोर्टुगल और ये मुगल का रिलेशन है, उसमें खटास आना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन क्या रहा पोर्टुगीज का इंडियन सोसाइटी पे। तो सबसे पहला तो कंट्रीब्यूशन रहा हमारा पोटैटो का। पोटैटो आलू लेकर आ रहे हैं, टोबैको, फिर शिप बिल्डिंग, कैथोलिक डिजाइन ऑफ चर्च, और प्रिंटिंग प्रेस। पहला प्रिंटिंग प्रेस इंडिया कहाँ पर बना,
तो 1556 गोवा में बनता है, ठीक है। 1612 में जो पोर्टुगल्स हैं वो पहला हार चख रहे हैं, किससे? ब्रिटिशर्स लोग से चख रहे हैं, और कौन है कैप्टन? बेस्ट है, उसका शिप है ड्रैगन। इसका लोग उसमें ब्रिटिशर लोग में भी देखेंगे फिर से। 1663 में क्या हो रहा है? मालाबार कोस्ट में डच का कंट्रोल हो जा रहा है, ठीक है, मतलब डच लोग कैप्चर कर लिए हैं मालाबार कोस्ट वाला एरिया, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? अब आ जा रहे हैं डच, नीदरलैंड्स वाले लोग। 1596 में सुमात्रा और बंतम जो जगह है इंडोनेशिया में, उस पे कॉर्नलिस डी हॉटमैन जाते हैं, ठीक है, ये जाते हैं एक्सप्लोरेशन के लिए। 1602 में बन जाता है ये कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और 1605 में मसूलीपट्टनम में पहला फैक्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट होता है। और ये मसूलीपट्टनम कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो वो जगह, ठीक है। वो लोग आ रहे हैं, मतलब पोर्टुगीज आ रहे हैं, वो लोग केरला वाले एरिया में आ रहे हैं, और ये लोग आंध्र प्रदेश वाले एरिया में आ रहे हैं डच लोग, ठीक है। फिर कॉटन, इंडिया से लोग कॉटन उठा रहे हैं, ठीक है, कॉटन उठा रहे हैं, और इंडिगो उठा रहे हैं, और स्पाइसेस के लिए कहाँ जा रहे हैं? तो इंडोनेशिया में जा रहे हैं, ठीक है। 1623 में अम्बोयना एक जगह है इंडोनेशिया का, वहां पर क्या हो रहा है? 10 इंग्लिशमैन और इवन पता है 9 जापानीज को भी किल करते हैं, लेकिन जापानीज को तो भाव नहीं देते हम लोग, क्योंकि इंग्लिश के साथ इनका रिश्ता खराब हो रहा है इसके चलते, ठीक है, अंग्रेजों के साथ रिश्ता खराब हो रहा है डच लोगों का। 1667 में फिर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और तय क्या होता है कि इंडोनेशिया में ब्रिटिशर लोग अपना मतलब वो कुछ मतलब नहीं बोलेंगे, और फिर इंडिया में डच लोग कुछ भी मतलब अपना इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। 1759 में होता है बैटल ऑफ बिदरा या फिर बैटल ऑफ हुगली, और डच लोग को मतलब यहाँ से निकलना पड़ जाता है, ठीक है। इंडिया से कोई भी टेरिटरी इंडिया में उसका उनका नहीं बचता है डच लोगों का, ठीक है। फिर आते हैं ब्रिटिशर लोग 31 दिसंबर 1600 में आते हैं एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। 1608 में विलियम हॉकिंस हेक्टर नाम के शिप पे चढ़कर सूरत पे आ जाते हैं, सूरत को आते हैं, एंड जहांगीर के कोर्ट में भी अपने आप को मतलब पोजिशन करते हैं। और पता है विलियम हॉकिंस का खास बात, इनको टर्किश भाषा आती थी, ठीक है, इनको टर्किश लैंग्वेज आती थी। तो समझ सकते हो कि इससे बहुत अच्छा लगा मतलब जहांगीर को। लेकिन जो पोर्टुगीज थे ना, उनको उनका जल गया, ठीक है, पोर्टुगीज का जल गया। और पोर्टुगीज लोग शुरू से अगेंस्ट रहे, मतलब ये लोग बहुत अगेंस्ट रहे ब्रिटिशर लोग का इंडिया में, ठीक है। उसके बाद 1611 में क्या हो रहा है कि जो मसूलीपट्टनम में ये लोग का पहला फैक्ट्री बन रहा है, ठीक है, अंग्रेजों का, जो कि आंध्र प्रदेश में ही है, ठीक है। डच लोगों का भी मसूलीपट्टनम में बन रहा है, और इनका भी बन रहा है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। फिर नवंबर 1612 में जब कैप्टन बेस्ट सूरत में पुर्तगालों को हरा रहे हैं विद द ड्रैगन, मतलब ड्रैगन नाम के शिप से, और ओशिएंडे नाम के एक लिटिल शिप से, तो फिर 1613 में सूरत में परमानेंट फैक्ट्री बन जा रहा है अंग्रेजों का, ठीक है। 1662 में फिर प्रिंस चार्ल्स, जो कि ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं, उनकी शादी हो रही है ब्रिगेंजा से, कैथरीन ब्रिगेंजा से, जो कि पोर्टुगीज प्रिंसेस हैं। और फिर डाउरी में उनको बॉम्बे मिल रहा है। और 1668 में प्रिंस ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे बेच दिया 10 पाउंड पर ईयर के रेट पे, ठीक है। उसके बाद 1717 में क्या हो रहा है? जो मैग्ना कार्टा मिल जा रहा है इनको, मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी बोला जाता है इसको। फारूक शेयर जो है उसने एक रॉयल फरमान जारी किया होता है, और फिर इनको बहुत स्पेशल राइट्स मिल जाते हैं। तो जो स्पेशल राइट्स है ना, वो हम लोग और भी अच्छे से कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और उसमें क्या था कि बंगाल में तो टैक्स फ्री हो ही जाता है, और मद्रास और बंगाल में भी बहुत सारे फेवर्स मिल जाते हैं, ठीक है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, वो एरिया आपको पता ही है, बंगाल वाला एरिया पे कंट्रोल हो जाता है ब्रिटिशर लोगों का। और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर से पूरा ही लगभग यूपी तक कंट्रोल पहुंच जाता है ब्रिटिशर लोगों का, ठीक है। फिर चौथे नंबर पर आते हैं डेनमार्क के लोग। 1616 में डेनिश लोग अपना ईस्ट इंडिया कंपनी लगाते हैं, और 1620 में ट्रैवनकोर केरला इज द हेडक्वार्टर, ठीक है। इनका मतलब इन्होंने पहला फैक्ट्री लगा रहे हैं ट्रैवनकोर में, ठीक है, ट्रैवनकोर में पहला फैक्ट्री लगा रहे हैं। 1676 में बंगाल में शेरारामपुर में एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो चाइना के साथ ट्रेड करना था, ज्यादा कुछ इंटरेस्ट था नहीं। तो इससे 19th सेंचुरी आते आते ये जो भी थोड़ा बहुत था इनका इंडिया में, उसको बेच देते हैं ब्रिटिशर लोगों को और निकल जाते हैं इंडिया से, ठीक है। फिर आते हैं हमारे फ्रेंच। तो फ्रेंच में 1664 में कॉलबर्ट, जो कि एक मिनिस्टर है किंग लुइस
1614 के कोर्ट में, तो वो आते हैं फ्रेंच को रिप्रेजेंट करने, फ्रांस को इंडिया में रिप्रेजेंट करने, ठीक है। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनता है, 1664 में यहाँ आ रहे हैं और तुरंत कंपनी बनाती है, मतलब एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे, ठीक है। 1668 में फिर 4 साल के बाद सूरत में पहला फैक्ट्री लग रहा है, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट लगेगा कि सूरत में भी मतलब काफी लोगों ने आए हैं, मतलब ब्रिटिश लोग का पहला फैक्ट्री, परमानेंट फैक्ट्री लगाया सूरत में, और फ्रेंच का तो पहला फैक्ट्री ही लगाया सूरत में, ठीक है। 1672 में फ्रैंकोइस मार्टिन जो है, जो कि गवर्नर है फ्रांस के, वो पौंडीचेरी पे दो सोर्सेस, एक कहता है कि अटैक किए थे शेर खान लोधी पे, दूसरा कहता है कि शेर खान लोधी गिफ्ट कर देते हैं फ्रैंकस मार्टिन को पौंडीचेरी, ठीक है। जो भी केस रहा हो, 1673 में ये सब होता है, और 1674 में ये जो पौंडीचेरी है उसको कैपिटल बना दिया जाता है, ठीक है। फिर बस 1693 से लेकर 97 के बीच में थोड़ा सा डच का कंट्रोल रहता है इस पौंडीचेरी के ऊपर, नहीं तो 1954 तक ये फ्रेंच टेरिटरी ही रहता है। फिर 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ जाता है हमारा पौंडीचेरी, ठीक है। फिर हमारा एंग्लो फ्रेंच वॉर्स, तो फर्स्ट कैनोटिक वॉर, ये सब ऐसे ही लड़ते रहते हैं ये लोग, अंग्रेज और ये फ्रेंच लोग लड़ते रहते हैं। उसमें कैनाटिक वॉर्स होते हैं 3-3, ठीक है। तो पहला वॉर से ट्रीटी होता है एक्सला चापेला, ठीक है। सेकंड से कुछ खास नहीं हो पाता है, और थर्ड जो होता है उसमें डिसाइसिव रहता है बैटल ऑफ वांडी वॉश, जो कि 1760 से लेकर 1761 में होता है, और अंग्रेज जीत जाते हैं, और फाइनली ब्रिटिश को मतलब अंग्रेज जीत जाते हैं, फाइनली फ्रेंच को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है 1763 में, और ब्रिटिश कम बैक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक और चीज हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि ये सब जो बैटल्स हुए ना 54 वाला, उसमें डुप्लेक्स नाम का एक गवर्नर बहुत फेमस हुआ है, डुप्लेक्स। लेकिन डुप्लेक्स के बारे में उतना भी एग्जाम में नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन उतना भी नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेंच का कंट्रोल रहता नहीं है इंडिया में। अंग्रेज वर द चैंपियंस, तो लोग चैंपियंस की बात करते हैं, तो इसलिए हम लोग इंग्लिश पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में फोकस करेंगे कि कैसे कैसे वो लोग स्टैब्लिश करते हैं अपना रूल पूरे इंडिया में, और अच्छे से उसको उसको स्टडी करेंगे कि मतलब क्यों फेल हो रहे हैं, बाकी फ्रेंच क्यों फेल हो रहे हैं, और ब्रिटिशर क्यों स्थापित कर पाए, वो लोग कल वाले क्लास में करेंगे, ठीक है। सो अंटिल देन लेट्स जस्ट, मैं ये सेव कर देता हूँ। हाँ, तो एक और मैं इमेज शेयर करता हूँ, मतलब कि 1700 के टाइम पे ना इंडिया का क्या सिचुएशन था, इंडिया में कहाँ पे कंट्रोल किसका था, वो शेयर करता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, क्या हुआ, हाँ, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर देख देख रहे हो इंडिया कितने छोटे छोटे टुकड़े में बट चुका है ये, ठीक है। ये 1764 का ये मैप है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद का सिचुएशन है, ठीक है। के बाद का नहीं एक्चुअली, मतलब जब बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है तब का सिचुएशन है, ठीक है। तो ये कहने को तो नवाब ऑफ बंगाल का ये एरिया है, लेकिन नवाब ऑफ बंगाल पे कौन रूल कर रहा है, तो ऑब्वियसली मतलब ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हो चुका है अब तक, ठीक है। ब्रिटिशर लोग यहाँ तक फैल चुके हैं, ठीक है। और जो बक्सर है ना, बक्सर एकदम बिहार यूपी बॉर्डर में पड़ता है, ठीक है, बिहार और यूपी बॉर्डर में पड़ता है। गंगा किनारे किनारे का ये जगह है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है, ठीक है। तो फिर बैटल ऑफ बक्सर में क्या हो रहा है, ये लोग अवध के नवाब को हरा रहे हैं, और जो मुगल्स के हैं मुगल को हरा रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हो कितना फायदा हो रहा है। ये तो ट्राइबल एरिया, झारखंड का थोड़ा सा एरिया है जो ट्राइबल एरिया, छोटा नागपुर वाला, ठीक है। फिर एक और ट्राइबल एरिया है हमारा उड़ीसा वाला एरिया, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ये फिर भोपाल, ये भी एक ट्राइबल एरिया है, ठीक है, भोपाल वाला एरिया। बाकी लोग कौन है, तो बाकी मराठास वर वेरी पावरफुल। तो मराठा के ही ना, मतलब ये तो राजपूत स्टेट छोटे छोटे हैं, उसके बाद मराठा मराठा वासल है यहाँ पर भी, और उसके बाद गायकवाड़ हैं गुजरात में, ठीक है। फिर यहाँ पर पेशवाज हैं पुणे में, ठीक है, भोसलेज है
नागपुर में, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एरिया होता है, मतलब इंदौर में होलकर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद में तो निजाम बैठा ही हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे देख रहे हो नवाब ऑफ कर्नाटक, यही जो एरिया है ना कर्नाटक, यहीं पे फ्रेंच इन्फ्लुएंस रहा था, फ्रेंच इन्फ्लुएंस यहीं पे रहा था, ठीक है। फिर मैसूर सुल्तान, जो टीपू सुल्तान वगैरह लोग हैं, ये लोग यहाँ बैठे हुए, टीपू सुल्तान, हैदर अली, लोग यहाँ बैठे हुए मैसूर सल्तनत में, ठीक है। गोवा वाला एरिया है छोटा सा, ये पुर्तगाल लोग अपने कैपिटल में रखे हुए हैं। और फिर ये सब जो एरिया है, ये सब थोड़ा ये एरिया है, मतलब ट्रैवनकोर वाला एरिया है जो डच के पास है, ठीक है। कोचीकोडे है, ये सब थोड़ा पोर्टुगल और डच लोग में फाइट वाइट चल रहा है, ठीक है। तो इधर देख रही था, तो फिर पाकिस्तान वाले लोग में तो उतना नवाब ऑफ सिंध है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। तो यहाँ पे दुर्रानी डायनेस्टी एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्रानी एम्पायर से आता है वो नादिर शाह, जो कि 1739 में अटैक करता है, मुगल दिल्ली पे अटैक करता है और सारा सोना सोना लेके भाग जाता है, ठीक है। तो ये दुर्रानी डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो देखो ना मुगल्स कितना छोटा हो चुका है, दुबक चुका है। यही मुगल्स अगर देखा जाए औरंगजेब के टाइम तक तो पूरा इंडिया पे रूल करता था, ठीक है। तो ये 1764 का टाइम है, ठीक है। तो यहीं तक मैं रखता हूँ, मतलब क्लास को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और कल मिलते हैं एंड फिर हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, और हमारा वी विल ट्राई जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाते हैं, कोशिश करेंगे कि 1857 वॉर तक ही चले जाएं, रिवोल्ट तक चले जाएं। अगर कल टाइम मिलेगा तो, और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो मैं इसे एग्जिट एग्जिट करता हूँ, ठीक है। सो लेट्स मीट टुमारो, एंड until then गुड नाइट, हैव अ नाइस वीकेंड। कल सैटरडे संडे है तो हम लोग, अच्छा कल दिन में रखना है एक क्लास, कुछ बिहार स्पेसिफिक कुछ करना है या वैसा कुछ करना है, इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ बिहार करना है, कुछ बोलो आप लोग, यस और नो, इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ बिहार। तो ठीक है, हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं व्हाट्सएप में, कि कल क्लास दिन में रखना है या नहीं रखना है। तब तक हम लोग ये क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। चलो बाय, बाय एवरीवन, गुड नाइट।